मैं अरुण पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने पॉलिटी का एक क्वेश्चन सीरीज लाया हुआ है। वह टॉपिक वाइज चलेगा, लेकिन ये जो सीरीज है ये मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मंडल कमीशन किसकी सरकार में गठित किया गया था? अब दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि आखिर ये मंडल कमीशन क्या है। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, करने का प्रयास करिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब बात करते हैं मंडल कमीशन क्या है। देखिए, मंडल कमीशन मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में 1979 ईस्वी में गठित किया गया था। इस कमीशन को गठित करने के पीछे का जो उद्देश्य था वह था ओबीसी आरक्षण, ओबीसीओ की पहचान। आखिर हमारे यहाँ ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये कौन होंगे, इनकी पहचान की जाए और इनके उत्थान के लिए जो है इन्हें सरकारी नौकरी वगैरह में आरक्षण दिया जाए। तो मंडल कमीशन ने 1980 में, यानी कि गठन के एक साल बाद 1979 में इसका गठन हुआ। 1980 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि ओबीसी को आरक्षण 27% दिया जाना चाहिए। इन्होंने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि हमारे यहाँ ओबीसी की जो संख्या है वो है 52%, लेकिन इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की और इनकी मांग को 10 साल के बाद बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मान्यता दे दिया और 1990 में ओबीसी आरक्षण हमारे यहां लागू हो गया। बात समझ रहे हैं? 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की और इनके मांग को बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री थे 1990 ईस्वी में, इन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया और ओबीसी को तब से 27% आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है नोट्स में, इसको बढ़िया से याद रखना है। 1953 ईस्वी में काका कालेलकर आयोग पहला ओबीसी आयोग था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहला ओबीसी आयोग कौन सा था, तो काका कालेलकर, या काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है, तो ओबीसी आरक्षण से। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 500, 550, 600 और 700। सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही उत्तर हो जाएगा 550। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, प्रश्न में विधानसभा था, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी जो है सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। अब कब तक के लिए की गई है ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए बताया गया है कि फिलहाल लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 ही हो सकता है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। यानी कि अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 550। अब कुछ लोग जो पढ़े हुए होंगे वो कहेंगे सर नहीं, 550 नहीं, 552 होना चाहिए। तो मैं ये आगे आप लोगों को क्लियर करूंगा। अगला पॉइंट देखिए, विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। यह भी निर्धारित कर दिया गया। यही प्रश्न था, 500 से अधिक नहीं होगा और 60 से कम भी नहीं होगा।
लेकिन क्या ये 60 वाला जो नियम है ये वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है? नहीं। कुछ आप विधानसभा देखेंगे जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। जैसे गोवा में आप देखिए 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में अगर आप देखिएगा तो 33 है। तो ये अपवाद हो गया ना हमारा, गोवा 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 33। और मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है 403। हमारे बिहार में कितना है? बिहार में है 243। इतना तो आपको याद ही होगा। अब देखिए नोट में मैंने कुछ लिखा है यहां। राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करता था। पहले करता था। अब कब तक ये नियम था? तो आप याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में। जब ये संशोधन किया गया, इस संशोधन के साथ ही एक नियम बना दिया गया कि अब से राष्ट्रपति आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित नहीं करेंगे। ये 2 आंग्लो इंडियन सदस्य के नामित क्यों किया जाता था? क्योंकि जब 550 सदस्य में से, जो मैंने पहला वाला पॉइंट लिखा है, जब 550 सदस्यों में से एक भी सदस्य आंग्लो इंडियन चुन करके नहीं आते थे, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन करते थे। और सेम उसी प्रकार से राज्यपाल राज्यपाल एक आंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में नामित करते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इसे समाप्त किया गया। और इसी के साथ इस संशोधन के द्वारा एससी एसटी का जो आरक्षण है उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा करके 2020 से 2030 कर दिया गया था। याद रहेगा इतना सारा बात। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। यानी कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? 250, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? विधानसभा से चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य चुनते हैं। लेकिन ऐसे कितने सदस्य हैं? 238। तो बाकी 12 सदस्य आप लोगों को याद ही है। बाकी 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनयन करता है। हम लोगों ने ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यह व्यवस्था हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो हो गया ना 12 और 238 250। तो राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 250। ये भी पॉइंट याद रखना है। देखिए जो भी मैं अलग कलर से जिसको भी डिनोट करता हूं, उसका अर्थ ही होता है कि ये जो है कुछ खास है। तो इन चीजों पर जो भी अलग कलर से जो भी रंगा हुआ रहता है, उसे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जैसे यहां लिखा हुआ है 84वां संविधान संशोधन, 84वां संशोधन अधिनियम 2001। अब ये क्या था? यही वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा कहा गया कि 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकता है। बात समझ रहे ना? तो जो लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में जो भी सीट वगैरह आप देखते हैं, उसकी संख्या का जो निर्धारण है कि इतना से ज्यादा नहीं होगा, इतना से कम नहीं होगा, ये सभी बातें कहाँ मिलेगा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ तब अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं लेगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है?
अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में प्रधानमंत्री भाग कब नहीं लेगा, ये सब प्रश्न आप तभी बना सकते हैं जब आपको उस विषय का यानी पॉलिटी का अच्छे से ज्ञान हो। तो इसका आंसर आप बताइए, जो भी जान रहे हैं वो बताने का प्रयास करिए। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। पहला ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार चला रही हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनका राज्यसभा में अल्पमत हो, नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जब वह राज्यसभा सदस्य हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा इसका, सी। अब दिमाग में आएगा कि ये सी क्यों, वो राज्यसभा सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग नहीं करेगा, ऐसा क्यों? चलिए आगे क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले ये बात हमें जानना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ना, यह एक प्रकार का वह पत्र है जो ये डिफाइन करता है कि आप सरकार में बने रहने योग्य है या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव का हमारे संविधान में कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है, हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है, वह लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है डायरेक्ट रूप से, क्योंकि हम ही तो लोकसभा के सदस्य को चुन करके भेजते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र में यह प्रस्ताव लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी हुई है, यानी कि यह अविश्वास प्रस्ताव हमारे सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। और सरकार के विरुद्ध कौन लाएगा? तो सरकार के लोग तो नहीं लाएंगे, विपक्ष के लोग लाएंगे। तो यह सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा सिर्फ लोकसभा में आएगा, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे? नहीं लेंगे। अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस स्थिति में उनको अविश्वास प्रस्ताव में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना आप? तो यहां एक पॉइंट था, केंद्र में यह प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ा है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय बेचारा इस मंत्रिपरिषद को जो है पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है, सरकारें गिर जाती है। तो याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा के सदस्य ही इसमें वोटिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे संविधान में इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। बात समझ रहे हैं? क्या ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा? इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता है? नहीं, आप लोकसभा में भी ला सकते हैं। और अगर बात राज्य की है तो राज्य विधानसभा में जो राज्य की सरकार है उसके विरुद्ध भी ये लाया जा सकता है। क्लियर? ये पॉइंट आगे आप पढ़िएगा। इस प्रस्ताव को लाने से पहले विपक्षी दलों को लोकसभा स्पीकर को अपनी लिखित सूचना देनी होती है। जाहिर सी बात है, अब चेयरपर्सन कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर किसी बिल को लाना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा तो सबसे पहले इसकी लिखित सूचना किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को। जब लोकसभा स्पीकर को इसकी सूचना दी जाएगी, इसके बाद लोकसभा स्पीकर इस पर निर्णय लेगा कि आखिर हमें इस पर क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर निर्णय लेंगे कि आखिर इस बिल के साथ क्या करना है। जब किसी दल को यह आता कब है? जब किसी दल को यह लगता है कि सदन में जो है, जो सत्ता दल है वह अपना बहुमत खो चुका है, तो उस स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव लाएगा ताकि इसकी सत्ता क्या हो?
गिर जाए। और होनी भी चाहिए। अगर आपका विश्वास लोकसभा में नहीं है, आपके जितने भी सदस्यगण हैं लोकसभा के एमपीज हैं, उनका अगर विश्वास बहुमत के साथ आपके पास नहीं है, तो आपको सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो इस कंडीशन में सरकार को गिराने के लिए जो है विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उस सदन के कम से कम 50 सदस्यों का एक लिखित जो है डाटा होना चाहिए, जो स्पीकर को पेश किया जाएगा। स्पीकर उसको ध्यान में रख करके ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकता है, अन्यथा नहीं। यानी 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगला पॉइंट है, लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बाद लोकसभा में मतदान कराया जाता है। जब लोकसभा स्पीकर मान्यता अनुमति दे देंगे कि हाँ चलिए 50 सदस्य का समर्थन है, ठीक है, अब आप अब इस बिल पर जो है आगे मतदान करवाया जाएगा। और मतदान के बाद अगर देखा गया कि 50% से अधिक मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ विश्वास नहीं है, उस प्रस्ताव पे पड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद को पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इस परिस्थिति में सरकार भी गिर जाती है। अब अविश्वास प्रस्ताव का कुछ इतिहास देख लेते हैं। याद रखिएगा, अब तक 26 बार से अधिक ये अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जा चुका है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। अब जानते हैं इमरजेंसी जैसे कुछ कार्य भी इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए थे, बहुत ज्यादा इनका विरोध भी हुआ था, और यही विरोध का नतीजा है कि 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला पॉइंट देखिए, 1978 में अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दिया था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिल करके सरकार बनाई थी, और गठबंधन सरकार में ये सब समस्या ज्यादा होता है, क्योंकि सत्ता का लालच है। मोरारजी देसाई को भी इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह ने अपना हाथ खींच दिया था, बाद में अविश्वास प्रस्ताव आया और इनकी सत्ता जो है चली गई। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अगला तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार 1963 ईस्वी में जेबी कृपलानी, ये बहुत फेमस नाम है, आप लोग को याद भी होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष आप लोग पढ़े होंगे, राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 ईस्वी में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। किसके खिलाफ लाया होगा? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। 1962 भारत चाइना युद्ध के बाद जो है ये प्रस्ताव इन्होंने लाया था जेबी कृपलानी ने। लेकिन फिर भी उस समय चूंकि प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री उस समय थे, इन्हें हराना, इन्हें सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं था। तो केवल 62 ही वोट इनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि 347 सदस्यों ने जो है इसके विरोध में वोट कर दिया। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है मुंह के बल गिर गया था। अगला पॉइंट देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनके विरुद्ध भी 2 बार ये लाया गया था, और दुख की बात यह है कि इनकी सरकार भी इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। इतना सारा बात अविश्वास प्रस्ताव से याद रखना है। मैं इतना सारा पॉइंट इसीलिए लेकर के आता हूं ताकि अविश्वास प्रस्ताव अगर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन बन जाए। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। अभी पॉलिटी का बना रहा हूं, इसके बाद साइंस का भी आएगा।
ये सब आप ही लोगों पर निर्भर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ है? 1965, 1967, 1969, 1970, 1967। अब देखिए एक चीज है क्या कि जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ लड़कों के दिमाग में होगा कि सर एक एक क्वेश्चन इतना डील कर रहे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन अगर मैं डील कर रहा हूँ तो उससे 10 क्वेश्चन आपका निकल रहा है। अगर मैं 10 क्वेश्चन बनाऊंगा यानी कि 10 × 10 100 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ करके जा रहे हैं। इसीलिए कंटिन्यू सीरीज आएगा, कंटिन्यू बड़े एकाग्रता के साथ, और थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास करिए ताकि याद हो, चीजें याद हो। ठीक है, चलिए हम 8वीं अनुसूची के भाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। भाषाएं कौन सी? आधिकारिक भाषाएं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन्हें आधिकारिक भाषा दिया है, कहा है, ऐसी 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। लेकिन स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। बाद में भाषाओं को जोड़ करके टोटल भाषाओं की संख्या कितना कर दिया गया? 22। यानी कितने भाषाओं को जोड़ा गया? बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। आप ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी भाषाएं हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसमें आपको ऑप्शन क्या बनाता है, कौन सी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है अंग्रेजी नहीं है, अवधी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। यही सब आपके एग्जाम में ऑप्शन बनाता है। राजस्थानी नहीं है। ये 4-5 ऑप्शन जो है हमेशा एग्जाम में इधर से उधर करता रहता है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अवधी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रारंभ में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाओं को संविधान में प्रारंभ में शामिल किया गया था। बाद में जो सबसे पहले जो भाषा बाद में जोड़ा गया, कहने का मतलब है पहली भाषा जो जोड़ी गई वो कौन सी थी? सिंधी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ा गया। बाद में 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है पुनः 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन लाया गया जिसके तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब कुछ लड़के होंगे जिनको ये डाउट होगा कि सर कहाँ कहाँ कौन कौन सा भाषा ये सब बोल दिए हैं। तो याद रखिएगा 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन है उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी आप जानते होंगे गोवा के क्षेत्र में कोंकणी भाषा बोला जाता है। और यहाँ 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में लाया गया था इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा बोडो भाषा जो है यह असम में बोला जाता है। डोंगरी भाषा ये बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। मैथिली तो जानते ही हैं बिहार वाले क्षेत्र में है। संथाली भी जान रहे हैं झारखंड वाले क्षेत्र में है। तो ये हैं भाषाएं। अगला सवाल है संविधान का संशोधन बिल संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? यानी संविधान संशोधन बिल संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, या राज्यसभा, लोकसभा, कहां पेश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है अगर संविधान संशोधन बिल है तो। बहुत सारे बिल होते हैं। संशोधन की प्रक्रिया या विधि। अब देखिए अनुच्छेद 368 में उल्लेखित प्रक्रिया, संविधान संशोधन जो है इसका वर्णन कहां मिलेगा? आर्टिकल 368 में। अब संविधान संशोधन
की जो प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन से जो है प्रस्तुत किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए। तो वही बात कहा गया है, संसद के किसी भी सदन में आप यह बिल ला सकते हैं। क्या विधानसभा में ला सकते हैं क्या? मैंने संसद कहा, संसद में विधानसभा तो नहीं आता है। तो याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा में जो है संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह कहाँ आएगा? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगला पॉइंट हमारा है, यह बिल किसी मंत्री या सदन के सदस्य के द्वारा कोई भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात इसमें कहा है। अब कोई भी कहने का मतलब क्या? संसद का कोई भी सदस्य होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे आम सदस्य हो। संसद का कोई भी सदस्य, लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, प्रस्तुत कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बाद में सिग्नेचर करेगा इस पर। राष्ट्रपति की अनुमति पहले संविधान संशोधन विधेयक में आवश्यक नहीं होती है। पहले लोकसभा या राज्यसभा में आए, किसी में भी आए, पहले जिसमें आएगा पुनः पारित होकर के, अगर लोकसभा में आएगा तो पुनः राज्यसभा में जाएगा। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में यह पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके इसकी अनुमति दे देंगे। बात समझ रहे हैं? तो तीसरा पॉइंट अब देखिए, कहा गया है यह संशोधन बिल दोनों सदनों में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा 50% से अधिक तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब भी यह बिल संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में आए या राज्यसभा में, जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का, जितने भी, जैसे लोकसभा में मान लीजिए 550 सदस्य हैं, तो 550 सदस्य का 50% से अधिक उस बिल पर बहुमत होना ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन सिर्फ इतना से नहीं होगा। जब इतना काउंट करने के बाद हो जाए तो उस समय यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जितने लोग वहां हैं उन सभी का यह 2/3 बहुमत है या नहीं। यानी कि टोटल संख्या का, संसद के टोटल संख्या का 50% आवश्यक है, टोटल सदस्य का 50%। लेकिन वोटिंग करवाने के बाद फिर से जब काउंट करवाया जाएगा तो देखा जाएगा कि जितने भी वोट पड़े हैं वो टोटल संख्या का 2/3 बहुमत है या नहीं। जब 2/3 बहुमत हो जाएगा, 50% से अधिक हो जाएगा, तो उसी कंडीशन में संविधान संशोधन बिल को उन दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगला पॉइंट है, प्रत्येक सदन को अलग अलग विधेयक पारित करना होगा। मैंने बताया दोनों सदन में जाएगा, दोनों सदन में इसी प्रकार से पारित होगा। 50% टोटल संख्या का और जितने वोट दे रहे हैं उसका 2/3। अगर किसी वजह से दोनों सदनों में से असहमति बनती है तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप फिर सोचिएगा कि अगर ऐसा हो गया, कहीं से रद्द कर दिया गया, कहीं अगर पारित नहीं हुआ तो संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे। नहीं, क्लियर कहा गया है संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। हम लोग संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, साधारण विधेयक वाले मामले में बुलाएंगे। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो याद रखिएगा, जब संविधान संशोधन की बात हो तो उसमें हम लोग नहीं बुला सकते। अगला पॉइंट देखिए, दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए भेजा जाएगा। जब दोनों सदनों में से पारित होगा तब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ये छठा पॉइंट में है। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। ना तो राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग करके इसे पॉकेट में रख सकता है और ना ही जो है इसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है कि इस पर एक बार विचार करिए, ये संशोधन सही नहीं है।
या राष्ट्रपति बिना कुछ कहे अपने पॉकेट में रख लेगा, कोई जवाब नहीं देगा? ऐसा नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, मजबूरी है उनका, करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? 7वां पॉइंट है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन कानून बन जाएगा और संविधान के इस कानून के अनुसार सुधार हो जाएगा। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो यह संपूर्ण भारत के लिए या जिस क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है उस क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप से लागू मान लिया जाएगा। क्लियर है संविधान संशोधन के मामले में इतना सारा पॉइंट। राष्ट्रीय एकता, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब किया गया? 1961। क्यों किया गया, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में किया गया। अब क्यों किया गया भाई? तो आप याद रखिएगा, भारत में जो है अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और जातिवाद यहाँ बहुत ज्यादा हावी है, उच्च जाति, निम्न जाति, उसके बाद क्षेत्रवाद भी हावी है। जैसे देखिए बिहार, बिहारी, मराठी, नहीं, ये सब खूब चलता है। तो इस प्रकार की देश एक, भारत, तो यहाँ विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब को कहा गया है कि ये सब विविधताओं को जो है एक साथ संजोए रखना है, ये सब आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे। इसी के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। और किया भी कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ने इसका गठन ही किया है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। याद रहेगा, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, इन सभी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया। इसके जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा से कर सकता है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, बताइए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा केटी सा। नहीं, अच्छा चीज कहा था इन्होंने कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा से कर सकती है। क्यों कहा था भाई? तो जाहिर सी बात है, अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार थे जिसे संविधान को लागू करते समय अनिवार्य रूप से लागू करवाना निश्चित नहीं था। जैसे काम का अधिकार हम लोग बोलते हैं, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया तो क्या सभी को काम देना उस समय संभव था? नहीं, हमने इसे किस में रख दिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमने उसी में कह दिया कि हम लोग जो है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। अरे भाई, उस समय खाने पे लालच था, कितना कल्याण कर सकते हैं उस समय। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे पॉइंट थे जैसे पोषाहार, अच्छे आहार करना, अच्छे आहार सभी का अधिकार होना चाहिए। तो उस समय 1950 में हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सभी को आहार दे सकें। उसके बाद इसी में कहा गया है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून, आर्टिकल 44 में। तो क्या ये सब चीज़ें उस समय संभव था? लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और कहा जाता सबके लिए समान कानून, विवाह का समान नियम, तलाक का समान नियम। तो इस तरीके का चीज़ अगर हो जाता तो आपस में ही धर्म के आधार पर लोग लड़ करके मर जाते। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए, ये सब चीज़ जो होगा ना, यह राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। राज्य को जब लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को लागू करना चाहिए तो राज्य लागू करेंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं लागू करेंगे। इसीलिए केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक, बैंक कहने का मतलब यहाँ राज्य के बारे में कहा जा रहा है, जिसका भुगतान राज्य अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। मन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कौन, किसने कहा था? केटी शाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ पॉइंट है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से, याद रहेगा। अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये आर्टिकल आपको 38 में बता भी दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, उनके लिए जो है काम की व्यवस्था करना है, उनके लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करना है, उनको अच्छा भोजन देना है, उनको काम के लिए जो है अच्छी दशा प्रोवाइड करनी है। ये सभी बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसीलिए जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। क्लियर है ना? चले आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप पढ़िए इसको। भाग 9 में पंचायत और 9 के क में नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छा, यहाँ दोनों कथन सही दिया। भाग 9 में नगर पालिका, जबकि भाग 9 के ए में पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो कथन गलत है। ये उल्टा लिख दिया ना, इसी चीज को उल्टा लिख दिया है। हाँ, गलत है ये। भाग 9 में पंचायत है, जबकि भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये कथन सही है बिल्कुल। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, ये सज्जन रिपन है, इसे एक अच्छा व्यक्ति माना जाता था। भारत में सबसे अच्छे वायसराय के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन, जिन्होंने वास्तव में भारतीयों के लिए कुछ करने का प्रयास किया था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक, यानी कि ये पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जो है नींव के रूप में लाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड रिपन। हालांकि इस पर लॉर्ड मेयो ने भी कुछ काम किया था। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में याद रखिएगा, राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। कहाँ? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य वाला जो मैंने अभी आपको बताया, उसी के अनुच्छेद 40 में जो है आपका ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह बिल आया और 1993 में यह बिल पारित हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ 1992-93 लिखा है। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि कहीं 92 लिखा रहता है, कहीं 93, तो 92 में आया और 93 में ये लागू हो गया था। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। भाग 9 में तो है ही, भाग 9 में कहा? अनुच्छेद 243, एकदम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992-93, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल याद नहीं रखना है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं लिखा होगा जो याद करने लायक ना हो। सभी पॉइंट को बढ़िया से याद करिएगा। तो तो याद रखिएगा, भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है। और ये भी बात याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1900, ये एग्जाम में पूछा गया है, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था? ये याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जैसा तो नहीं था। ये एक ऐसा मतलब प्रोग्राम था सरकार का कि एक क्षेत्र के ही कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए जो उस क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, और उन्हीं को फंड वगैरह दे करके जो है उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करवाया जाए। लेकिन इसमें करप्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो लाया गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। और इसी के लिए जो है, इसी कार्यक्रम के जांच के लिए जो है 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट पेश करने के बाद इन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाने की बात कही। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी एक मतलब अंग मानते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, शक्ति का बंटवारा किया जाता है तो उसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। और जाहिर सी बात है, यहाँ आपके गांव के लोगों को अगर किसी को मुखिया या किसी को सरपंच अगर बनाया जा रहा है, तो सरकार अपनी पावर को जो है वहाँ के मुखिया और सरपंच को छोटे स्तर पर दे रही है, तो इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आएगा।
अगला पॉइंट है, पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ किया गया? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लागू किया गया था वो था राजस्थान का नागौर। और दूसरा कहाँ था? दूसरा था जस्ट उसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये दूसरा राज्य था। दूसरा है, बिल्कुल याद रखना है, अभी पहला नहीं पूछता है, अभी दूसरा ही पूछता है, इसीलिए दूसरा याद रखना है। दूसरा राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था की बात है। इसमें कुल 29 विषय हैं जिस पर जो है पंचायत कानून बना सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके आप जब बिहार स्टेट वाइज जब भी कोई एग्जाम देते हैं, बिल्कुल आप इसको भूल नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा की बात है। अनुच्छेद 243 के बी में ग्राम पंचायत के गठन की बात है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायत की संरचना के बारे में कहा गया है, यानी कि द्विस्तरीय होगा, त्रिस्तरीय होगा, क्या होगा, इसकी बात है 243 सी में। 243 डी में क्या बोला गया है? 243 डी में बोला गया है आरक्षण। किसका आरक्षण? एससी, एसटी, महिला। जैसे महिला रिजर्वेशन देखते हैं 33% आरक्षण है, बिहार में 50% है। तो ये जो आरक्षण की जो बात आप देख रहे हैं ये कहाँ है? 243 के डी में। और जो भी पंचायत कार्य करेगा इसको फंड कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो याद रखिएगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड तो करेगी राज्य सरकार, लेकिन किसके सिफारिश पर? तो राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर। और राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में किया गया है। क्लियर इतना सारा बात? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हुआ? हैदराबाद, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम। बताइए क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सरदार पटेल ने हैदराबाद को पेट का कैंसर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भाई बहुत बड़ी समस्या थी, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी भारत के बीचों बीच, भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। इन्होंने कहा था अगर शामिल होंगे तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत में तो हम कभी शामिल नहीं होंगे। तो बहुत मशक्कत के बाद जो है पुलिस एक्शन के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कहीं सैन्य कार्रवाई भी लिखा जाता है, हालांकि सैन्य कार्रवाई ही था, पुलिस एक्शन के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत संघ में शामिल किया गया था। कब? 17 सितंबर 1948 को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। और उसके लिए, शामिल करने के लिए जो है एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में भारत की सरकार ने चलाई। सरदार पटेल के द्वारा जो है, सरदार पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों ने मिल करके जितने भी 552 रियासत थी उन सभी का विलय भारतीय क्षेत्र में करवाया। और उसी में से एक रियासत था ये हैदराबाद, जो मिलने के लिए तैयार नहीं था। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने ऑपरेशन पोलो के नाम से जो है एक पुलिस सैन्य कार्रवाई जो है हैदराबाद में चलाया, और उसके बाद जो हैदराबाद है उसका विलय भारतीय क्षेत्र में कर दिया गया। क्लियर है? जो गोवा दिया हुआ था, याद रखिएगा, गोवा को हम लोगों ने 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा, विजय सैन्य ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में पुर्तगालियों से जो है छीन करके भारतीय क्षेत्र में, पुर्तगाली यहाँ बैठे हुए थे। गोवा आप जानते होंगे, जब आप इतिहास पढ़े होंगे, तो 1537 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना लिया था इन लोगों ने, और उसके बाद जो है गोवा को छोड़ा ही नहीं। 1961 ईस्वी में फाइनली भारत आजाद होने के बाद 1947 में आजाद हुआ। लगभग 14 साल के बाद जो है हम लोगों ने पुर्तगालियों को भारतीय भूमि से खदेड़ा नहीं, और पुर्तगालियों को खदेड़ा कहाँ से? गोवा से। और गोवा हम लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन गोवा को राज्य कब बनाया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था। 61 में मिलाया, केंद्र शासित प्रदेश हमने बनाया, पुनः इसे राज्य कब बनाया? 1987 में 25वां राज्य बना था यह हमारा। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को जो है, मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर
भी एक आपका भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रहा है। तो हम लोगों ने हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी चेंज कर दिया। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, अब हम लोगों ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है आपका दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया। एक भाग को कहा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे को कहा गया लद्दाख। अब मैंने इस डेट को क्यों अंडरलाइन किया और आपका अलग रंग से रंगा है, तो याद रखिएगा ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको आने वाले एग्जाम में ये बिल्कुल दिखेगा, इसीलिए जितने भी डेट्स वगैरह जो अलग कलर से लिखा हुआ मतलब रंगा हुआ दिखता है उसे आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ में एक कॉपी कलम रखिए और इसको लिखिए। ऐसे अगर आप 30 सीरीज कर लेते हैं तो 30 सीरीज, अगर मैं 30 सीरीज बना दूं तो आप ये मान करके चलिए कि आपके पॉलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। लेकिन एकाग्रता बनाए रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा और साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? आखिर क्या हुआ था इस दिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प लाया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि वही जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ये उद्देश्य संकल्प क्या था? ये उद्देश्य संकल्प था कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, उसके लिए जो है एक दस्तावेज लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन उसमें दिया हुआ था। देखिए कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1946। एकदम याद रखना है। अब ये सब क्वेश्चन जो है डेट सहित पूछता है। कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन का गठन जो है वो भारत में नहीं हुआ था, वो ब्रिटेन में हुआ था। 24 मार्च 1946 को ये ब्रिटेन से भारत आया। कैबिनेट मिशन का गठन हमारे यहाँ नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कैबिनेट कहाँ था? अब उस समय कैबिनेट अपने इंडिया में कहाँ हुआ करता था? कैबिनेट था ब्रिटेन में। ब्रिटेन की कैबिनेट ही तो भारत को चला रही थी। तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। अब भारत आया तो इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे। याद रखना है 3 सदस्य, सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य आए। और जब आ रहे थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल। याद रखना है, इस समय भारत में वायसराय के रूप में थे लॉर्ड बेवल। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो एक संविधान सभा का देखिए ये संविधान सभा का निर्माण भारत में करना चाहता था। किस लिए? ताकि भारत का संविधान बनाया जा सके। भारत का संविधान अब भारतीय लोग बनाएंगे, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना था, ताकि जब संविधान भारत का बन जाए तो ये जो है ब्रिटिशर भारत को छोड़ करके आराम से इंग्लैंड जा सके और उसके बाद जो है कोई ये क्लेम ना कर सके कि आपने भारत को जैसे तैसे छोड़ करके जो है यहाँ से निकल गया हो। इस तरीके का कोई आरोप ब्रिटिशर पर ना लगे, इन्हें इसीलिए इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसके सदस्य भारत का संविधान बनाएंगे और जब संविधान बन जाएगा तो हम भारत को पूर्ण रूप से छोड़ करके चले जाएंगे। साथ ही साथ अब भारतीयों को जो है शासन व्यवस्था को सिखाने के लिए कैसे चलाया जाता है उसको सिखाने के लिए कहा गया कि देखिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ये तब तक के लिए होगा जब तक आप लोग आज़ाद नहीं हो जाते हैं। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है भारतीय सदस्य होंगे और वो सीखेंगे कि किस प्रकार से वित्त मंत्रालय चलाया जाता है, रेल मंत्रालय चलाया जाता है, गृह मंत्रालय चलाया जाता है। तो टेम्पोरेरी एक डिपार्टमेंट का गठन करना था अंतरिम मंत्रिमंडल। तो एक संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना करना, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। साथ ही नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए किए गए चुनाव के बाद करवाया गया था। संविधान सभा के सदस्य कौन होंगे उसके लिए जो चुनाव हुआ आया कब? मार्च में। और जुलाई में जो है इन्होंने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन करवाने के बाद जो है जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया तब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई
और इसी बैठक की जो अध्यक्षता किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस दिन चुना गया था। 9 दिसंबर 1946। जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, ये वही दिन है जिस दिन चुनाव के माध्यम से एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। और वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की पहली बैठक, पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसी में संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो आज हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं तक। और जो प्रस्तावना वाला जो सीरीज आ रहा था, मतलब एक पार्ट मैंने बनाया था, दूसरा पार्ट वो भी आपका आज शाम तक लोड हो जाएगा, ठीक है ना? तो बने रहें आगे भी हमारे साथ, ठीक है।